दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ कोलकाता से बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रफुल्ल कोलकाता जी जुड़े हुए हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन। आप जानते हैं कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर एक राजनीतिक हिंसा सभी ने देखी और जो टीएमसी के सांसद है और ममता बनर्जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। वह एक अपने कार्यकर्ता से मिलने उनके घर पर जा रहे थे। इस बीच में वहां के कार्यकर्ता कहें या स्थानीय लोग कहें, उन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझे जान से मारने की नीयत से ये हमला किया गया। हालांकि जो भी हमला था, चाहे जिस भी मकसद से था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि राजनीतिक हिंसा किसी भी तरह से उचित नहीं है, चाहे किसी के भी द्वारा हो, किसी के भी माध्यम से हो। वह राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का सीधा सीधा ये पूरा कृत्य होता है। और सभी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर इस घटना संबंधित लगातार वायरल हो रहे हैं। हम भी चर्चा की शुरुआत से पहले उस वीडियो को देख लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत भी करते हैं आगे। আমরা এখান থেকে শিফট করছি, এখানে কি করে ঢুকছে না। পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, একটু পিছিয়ে যান। शिफ्ट करছি। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। All the leaders are talking and I have seen Akhilesh Yadav, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have said। तो जैसा आपने वीडियो देखा कि प्रफुल्ल जी, क्या लगता है आपको जो राजनीतिक हिंसा एक तरह से कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुई है, और अभिषेक बनर्जी कोई छोटा नाम नहीं है राजनीतिक दृष्टिकोण से। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम है अभिषेक बनर्जी का, और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी उनको माना जाता है। ऐसे में सांसद होने के नाते भी और ममता बनर्जी के भतीजे होने के नाते भी और साथ ही पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते भी ये हमला कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजनीतिक विरोध क्या इस हद तक चला गया है कि उसमें राजनीतिक मान मर्यादाओं सबको ताक पर रख दिया गया है। आपकी राजनीतिक असहमति किसी से हो सकती है, राजनीतिक विरोध किसी से हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह के हमले कितने नुकसानदायक हैं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और राजनीति के लिए। क्या इससे उस नफरती विचार का, नफरती राजनीति का क्रूप चेहरा सामने आया है? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, सभी को नमस्कार। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात कह रहे हैं। पिछली बार जब ये सरकार आई थी, तृणमूल कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, तो जनता के समर्थन से ही न बनी थी। तो अगर जनता में कोई आक्रोश है तो ये जनता का अधिकार है कि वो अपना आक्रोश व्यक्त करे। लेकिन लोकतंत्र में जहां संविधान और कानून का राज है, वहां अपने विरोध को प्रदर्शित करने का अपना एक तरीका है। हिंसा उसका रास्ता नहीं हो सकता है। इसके पहले जब सत्ता में राजनीतिक आक्रोश, अगर कोई रोष है तो उसकी अभिव्यक्ति मतपेटी में होती है। अभी चुनाव हुआ है, चुनाव में अगर जनता में आक्रोशी है तो चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लाया है, तो क्या हिंसा के बढ़ावा को लाया है? अगर यही बढ़ावा लाना था तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? तो लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से धरना प्रदर्शन तो होते रहते हैं, होने चाहिए, इसको अलाउ करना चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन को अलाउ नहीं किया जाता, इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती है और तब कहते हैं कि ये जनाक्रोश है। तो शासन व्यवस्था किस लिए? शासन व्यवस्था क्या जनाक्रोश के बल पर चलती है? इसके पीछे गहरी राजनीति यह है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ये संस्कृति आमद करके लाई है कि जनता को जनता से भिड़ा दो। जिस जनाक्रोश की बात बोलते हैं, ऐसा कोई संदर्भ नहीं होगा जिसमें जनता के भीतर में उबाल ना लाया जा सके। जनता के भीतर में तो उबाल आता है, लेकिन शासन प्रशासन उसको समझाने के लिए, संयमित करने के लिए, संतुलित करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और
समाज के वातावरण में अहिंसा की स्थिति बनाए रखने के लिए की जाती है। अभी इनके प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, बल्कि प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी शासन में है इसलिए तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। इतनी हिंसा के बावजूद वे कह रहे हैं कि खड़ी है और वो इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से। ये गवर्नेंस का तो फेल्योर है ना। सत्ता कभी भी क्रूरता नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक सत्ता है, आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं और आपका काम है ये है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो भी कानून सम्मत, अगर आपको लगता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ था तृणमूल के जमाने में, बहुत सारे लोगों ने किया था, तो आपके पास तो दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, तो उसके लिए आप क्या इस तरह का वातावरण को प्रोत्साहित करेंगे? कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ हुई है, कल की घटना के ऊपर में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और मुझे लगता है कि कानून की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हुआ होगा। पता नहीं क्या हुआ नहीं, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारियां तो घटना के बाद हुई है ना। मुकदमा चलेगा, लोग उसको भोगेंगे और कैसे ये सब हो सकता है? अगर राजनीतिक रूप से प्रेरित इस तरह की घटना होती है तो उसमें राजनीतिक घटनाक्रम में गिरफ्तारियों की बात भी हम जानते हैं और उसके अंजाम को भी बात जानते हैं, तो उससे यह इसको कोई वैधता नहीं मिलती है कि आपने यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। मूल बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के अत्याचार हुए और पुलिस प्रशासन सब खामोश रह गए देखते हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये जगह जगह हो रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, हमारे नेता है, सांसद हैं बड़े, कल्याण बनर्जी, तो उनकी भी गतिविधि बढ़ेगी। विवेक यहाँ पर जी हैं, तो उनकी भी गतिविधि बढ़ेगी। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप राजनीतिक गतिविधियों को करने भी नहीं देंगे, ये कहाँ की बात है? और जनता के द्वारा ये सवाल पूछवाना कि उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, तो क्या हम एक प्रतिशोधी समाज बना रहे हैं? उस समय जो हुआ था उस समय में आप पूछ रहे हैं, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, कोई सत्ता अस्थायी नहीं रहती है, राजतंत्र में भी अस्थायी नहीं रहती है, तो लोकतंत्र है। तो सत्ता परिवर्तन के साथ ये हिंसा का ऐसा वातावरण 2 महीना के लिए अगर यहाँ पर रखा गया, केंद्रीय बलों को रखा गया था, अमित शाह जी ने कहा था, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखा गया था ना, या इसलिए रखा गया था कि अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से निपटने के लिए, या अगर अपनी सरकार बनती है तो लोगों पर अत्याचार करने के लिए। तो कई तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, कुछ के प्रामाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन ये लोगों के मनोभाव में है कि इस तरह की बातें हो रही है और उसका अपना कारण है। तो पूछिए कि कारण क्या है? कारण ये है कि ये 2027 के चुनाव की तैयारी हो रही है। 2027 में 5 राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव है, इसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, तो ऐसे कई राज्य हैं। फिर ये जो जनवरी मार्च में, नवंबर में, तो आपका दिसंबर में गुजरात का भी चुनाव है। तो पूरा का पूरा 2027 में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश आदि की चर्चा तो हम लगातार कर ही रहे हैं। तो अब सरकार की नजर चुनाव पर है। अगर चुनाव पर ही नजर है तो भारी मुश्किल है ना। अगर खाली चुनाव पर ही नजर होकर राजनीति अगर होगी तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इसका तो घनघोर इसका विरोध किया जाना चाहिए और हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई है और उस स्थिति का हमारे पास कोई वैध जवाब नहीं है, तर्क नहीं है। लाख ये कहें कि नहीं, इनका क्या नाम है कि जनता का आक्रोश है। जनता का आक्रोश ऐसा नहीं है। अगर जनता का मॉब लिंचिंग में भी तो जनता के आक्रोश को ही नाम पर ढका जाता है ना। ये मॉबोक्रेसी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं बर्दाश्त सिस्टम नहीं करेगा। ये धीरे धीरे प्रोटोक्रेसी में बदल दिया। प्रोटोक्रेसी का भी तो होता ही है कि जनता के निचले हिस्से को आपस में लड़ा दो, तो अपने आपस में लड़ा दो, तो उसके साथ जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए अभी तो कई मामले हैं। अभी लोकसभा की भी जो संरचना है, चंद्रबाबू नायडू अलग सक्रिय हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ उनका क्या बातचीत हो रही है पता नहीं। और ये सारी कुछ गुप्त कार्रवाइयां होती है, कुछ तो बाहर आता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं।
अब वो कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद, विधानसभाओं में चुनाव के बाद, चंद्रबाबू नायडू की भी और नीतीश कुमार की भी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हुई है। अब बिहार के साथ दिक्कत यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो गई, इसलिए बिहार को कुछ देने लेने के लिए बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है, वो उनका अपना इशारा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की स्थिति है कि चंद्रबाबू नायडू को कुछ चाहिए तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी निश्चित रूप से कम हो गई, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मिला करके, यानी कि तेलुगु देशम और जनता दल दोनों मिला करके लगभग 16, 12, 28 सांसद हैं। 28 सांसद तृणमूल के पास अकेले हैं लोकसभा में, 13 है राज्यसभा में। तो ये जो यहाँ नीचे अत्याचार हो रहा है, तो अब ये तृणमूल कांग्रेस को देखना होगा, क्या तृणमूल कांग्रेस को परेशान करके अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। अगर यह होता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक संरचना का समीकरण बदलेगा। क्या है कि अभी जो विपक्ष की, जब हम विपक्ष की बात बोलते हैं तो शुद्ध विपक्ष में तो कोई होता नहीं। अभी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता में थी और केंद्र में विपक्ष की राजनीति में इंडिया गठबंधन में भागीदार थी, लेकिन जाहिर तौर पर उनका पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पर था और स्वाभाविक था। तो विरोधी पक्ष की राजनीति में उतनी खुल करके उनकी भागीदारी नहीं हो पाती थी, और ये स्वाभाविक था बिल्कुल। अभी की स्थिति यह है कि अब तो सभी एक से एक करके निपट गए। देखिए ना भाई कि उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उनके शिवसेना का क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस पार्टी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का क्या हुआ। अब दो भाग में बट गए, तहस नहस हो गया सब जगह, सब तो निपट गए। जेजेपी, अकाली दल, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया सब एक एक करके निपटता गया। अभी आरजेडी इसका, जेडीयू का क्या हाल होगा क्या पता। तो अभी वैसे भी चुनाव में उनकी हार हो गई और सभी छत्रप अपने हार गया। पहले अरविंद केजरीवाल को खुद हारे, उसके बाद इनके स्टालिन हारे, अभी ममता बनर्जी हारी। ये सभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे विपक्ष के इंडिया गठबंधन। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि अगर हमको तृणमूल कांग्रेस का मिल जाए 28 या कुछ उसमें से समर्थन, ये राजनीतिक छीना झपटी में, और डीएमके में भी हलचल है, क्योंकि टीवीके के साथ कांग्रेस के जाने से डीएमके में भारी नाराजगी की, कोट अनकोट। उन्होंने अलग से लोकसभा में बैठने के इंतजाम की बात कर दी, तो 22 सीट उनके पास भी है। तो अगर ये चले भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन से छिटक कर अगर डीएमके वहां चला जाए, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिल जाए, तो सरकार का तो बम बम है। तो इसीलिए ये छीना झपटी हो रही है और राजनीतिक हिंसा, पार्टी नेशन बदल गया है। जो पार्टी में नहीं है वो देश में नहीं है, पार्टी ही देश है अब। तो पार्टी के बाहर जो भी है उसको घुसपैठिया करार दीजिए। जो असहमत नहीं, जो असहमत है वही आक्रांता है, ये इनका सिद्धांत है। तो अब स्थिति इतनी धीरे धीरे जटिल हो रही है कि और किसी भी कीमत पर अब ये सत्ता को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से सुनवाई नहीं करेंगे। सारी संस्थाएं इस ढंग से, यानी कि पूरे देश में लोकतांत्रिक वातावरण नहीं रह गया है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम काम नहीं करेगा या कंप्रोमाइज होगा, स्थगित होगा, तो फिर जनता को अपनी बात कहने का रास्ता क्या होगा। फिर जनता के जनाक्रोश तो है, तो क्या ये जनाक्रोश महंगाई को लेकर क्यों नहीं है? ये जनाक्रोश बढ़ते हुए ईंधन के दाम, पेट्रोल, गैस और के अभाव के प्रति क्यों नहीं है? ये आक्रोश नीट के प्रति क्यों नहीं है, जिन लोगों ने ये किया है? और उसकी वैसी अभिव्यक्ति क्यों नहीं होने दी जाती है? तो ये सवाल कुछ नहीं। अदालतों को भी सक्रिय होना चाहिए, लेकिन अदालतों को भी देखना चाहिए कि क्या उनकी भूमिका है। जिस प्रकार से कंप्रोमाइज हो गया, हमारा मतदाता सूची कंप्रोमाइज हो गया, कई तरह के फैसले आ रहे हैं जो लगता है कि बिल्कुल वो सरकार की चीजों को वहां से इजीली पास करवाने के, उसको वैधता दिलाने के लिए वो कदम उठाया जा रहा है। तो स्थिति काफी भयावह है, देखिए क्या होता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा में, यानी कि केंद्र सरकार को भी ये करने में उसकी ये कोशिश हो रही है। अगर यह कोशिश कामयाब होती है, अगर तृणमूल कांग्रेस हो या डीएमके हो, ये इनका समर्थन अगर इनको मिल जाता है और चंद्रबाबू नायडू अगर थोड़ा सा भी हिलते हैं,
ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ लोकसभा का भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति के पद अगले जब चुनाव होगा तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। तो देश के पहले ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, फिर राष्ट्रपति भी हो गए और मंत्री कहीं नहीं थे। गुजरात में सरकार में कभी मंत्री नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री। बिना मंत्री हुए मुख्यमंत्री राज्य में और बिना मंत्री हुए केंद्र के प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं, बिना मंत्री हुए चंद्रशेखर भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, देखा जाए कि क्या होता है। ये सब स्पेकुलेशन की बात है, लेकिन तरह तरह की बात है। लेकिन हिंसा का वातावरण काफी बढ़ा हुआ है और प्रतिशोधी राजनीति के सम्मुख में इस राजनीति की हम कल्पना नहीं कर सकते, इसकी हम कामना नहीं करते थे और चाहते हम लोग ये समझते थे। कई लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट दिया, इस बार भी वोट दिया है, वे लोग ये चाहते हैं कि जीवन यापन सहज सरल तरीके से हो। अभी इस स्थिति में जबकि पूरी वैश्विक अशांति छाई हुई है और देश का क्या हाल होगा नहीं होगा, प्रधानमंत्री कोरोना जैसी अपील कर रहे हैं, कोरोना कोविड जैसी की वैसी स्थिति आ सकती है। गैस और तेल की स्थिति देख ही रहे हैं, बाहर घूमने जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो रोजी रोटी जैसे ही जब विपत्ति आती है तो आदमी अपने आप जहाँ रहता है सुरक्षित को ना ढूंढता है ना। यहाँ पर कई बाजार उजाड़ दिए जा रहे हैं, उजाड़ दिए गए, जहाँ पर लोग अपनी दुकान लगा करके अस्थायी रूप से, हो सकता है तो उसके पीछे कोई कानूनी तर्क हो, लेकिन उस कानूनी तर्क को फर्क में बदलने का यह समय नहीं था और उसके लिए कोई कानूनी तरीका ही होता। अगर किसी जमीन पर कोई अगर दुकान लगा रहा है तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, इलीगल भले हो। ये सरकार इलीगल एक्टिविटी और क्रिमिनल एक्टिविटी में अंतर नहीं कर पा रही है और इलीगल एक्टिविटी का विरोध क्रिमिनल तरीके से किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा क्या होगा, और कहने में अब संकोच नहीं होना चाहिए कि इतिहास भूगोल छोड़िए, देश का पूरा संसाधन, पूरी की पूरी व्यवस्था 10 से 12%, 8% लोगों के लिए काम कर रही है और नीचे में बाकी लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से राजनीतिक हिंसा कितनी खतरनाक है। अच्छा, जो आरोप टीएमसी पर बीजेपी लगाती थी, उससे पहले वाम मोर्चा पर भी राजनीतिक हिंसा का आरोप विपक्षी दल लगाते थे और टीएमसी पे भी ये आरोप उनके कार्यकाल के दौरान रहा। तो ऐसे में अगर यही पुनरावृत्ति हम पुनः वर्तमान व्यवस्था के अंदर देखेंगे तो उसमें बदला क्या है? अगर सरकार जिन पे आरोप विपक्ष लगाता था, विपक्ष अब सत्ता में है, उसके बाद भी इस तरह का माहौल अगर पश्चिम बंगाल में बना रहता है और घटना इस तरह की होती हैं, तो बदलाव क्या हुआ फिर? जो राजनीतिक हिंसा अगर ये दौर चलते रहे राजनीति में, देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, इसका तो बड़े मतलब घातक परिणाम है, बहुत नुकसानदायक परिणाम है, जैसा आपने बताया भी है। तो जनता ने बदलाव चाहा, उन्होंने व्यवस्था को बदला, सत्ता बदली, तो जो माहौल है कम से कम उसमें तो ये नफरत का जो पूरा एक दंश है, कम से कम उससे छुटकारा मिलना चाहिए था, हिंसा से छुटकारा मिलना चाहिए था। क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मैं जरा जल्दी भी निकलूंगा तो इस सवाल का जवाब दे देता हूँ जिससे की बातचीत हो रही है। देखिए कि क्या है कि मैं पहले भी कहा कि जो विशुद्ध विपक्ष में की स्थिति तो है नहीं, तो यहाँ का उदाहरण वहां का उदाहरण वो वाली बात नहीं। जनता के लिए यह बिल्कुल गलत स्थिति है कि जो आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है वो आपका दुश्मन है, और अगर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है तो दुश्मन नंबर 1 है। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया यह नहीं है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम एक प्रतिशोधी समाज में बदल जाएंगे ना। ये क्या चाहते हैं कि समाज को लगातार निरंतर कभी समाप्त न होने वाले प्रतिशोध की प्रक्रिया को राजनीति का हिस्सा बना लिया जाए और राजनीतिक शक्तियां लोगों को, चाहे इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो, लोगों की शक्तियां जनता की परवाह किए बिना जनता को आपस में भिड़ा दिया जाए। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता ना, किसी भी तरह से हो नहीं सकता। लोग उम्मीद कर रहे थे, लोग उम्मीद करते आए हैं, आगे भी करेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा राजनीतिक प्रक्रिया, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ कि हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पोली क्राइसिस है हमारे समय में, बहुमुखी संकट है। इस पोली क्राइसिस के समय में हर चीज गड़बड़ा रही है और सत्ता इसको संभालने के बजाय इसको ढहा देने में लगी हुई है।
ये अपने ही घर के, अपने ही घर को जलते हुए, अपने ही मकान को जलते हुए देखकर ठठाकर हंसने और हंसते रहने की प्रवृत्ति दिखाती है। ये अगर पूरी दुनिया का विश्व गुरु क्या बनेंगे? अपने भारत के लोगों का ही अगर आप नेता नहीं बन पाए, 80% लोगों की बात करते हैं, 20% को छांट कर चलते हैं, तो दुनिया के नेता तो क्या खाक बनेंगे? नेहरू जी तो इसलिए बने थे कि वो पूरे भारत के नेता थे, सभी लोग उनको अपना नेता मानते थे। लोग न भी मानते हो, लेकिन नेता सबों को अपना मानता था। एक जनता को हक है कि वो किसी नेता को अपना माने, किसी को अपना नहीं माने, लेकिन सरकार को यह हक नहीं है कि किसी को अपनी जनता माने और किसी को नहीं माने। और यही लोकतंत्र है। यहाँ नीचे में अधिक अधिकार होता है, नीचे के पास अधिक विकल्प होते हैं। हमारे पास विकल्प है कि किस नेता को अपना माने और किस नेता को अपना नहीं माने, लेकिन नेता के पास ये हक नहीं है कि वो कहें कि ये जनता मेरी है, ये जनता मेरी नहीं है। लेकिन वही स्थिति बहाल हो रही। पार्टी सोसाइटी का इलेक्शन है कि जो मेरी पार्टी में नहीं है वो देश में नहीं है, उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना, और जो अगर अस्तित्व कहीं दिख जाए तो उसे समाप्त करना, ये राजनीति नहीं हो सकती है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जी अच्छा, अंत में आते हैं, क्योंकि आपको निकलना भी है दूसरी जगह, कि अगर ममता बनर्जी का जो बयान एक सामने आया कि अस्पताल में उन्होंने कहा कि एक तो इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, और साथ ही विपक्ष के नेताओं का उन्होंने नाम लेके राहुल गांधी ने फोन करके मदद देने का आश्वासन दिया है, सहायता करने की बात की है कि जहां आप चाहें हम इलाज करवाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर, और उन्होंने दूसरे अन्य नेताओं को भी नाम लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या विपक्षी एकता के लिए मतलब उन्हें ज्यादा मजबूत करेगा? विपक्षी उनका समन्वय मजबूत होगा इस घटना से? बात विपक्षी एकता की बात नहीं, विपक्ष के सामने ये दोहरी चुनौतियां हैं। अब विपक्ष को भी ये तय करना होगा ना कि हम कौन सी राजनीति करें और कौन सी राजनीति नहीं करें। पिछली बार जिन्होंने भूल की थी, जब पिछली बार क्या होता है, जब SIR का मुद्दा उठा, कांग्रेस राहुल गांधी ने आवाज दी तो कहा कि नहीं SIR कोई मुद्दा ही नहीं है। सेंट्रल में घेराव प्रदर्शन तक मुद्दा था, लेकिन बिहार में जब चुनाव था उस समय में राहुल गांधी जब सक्रिय थे तो लोगों ने भागीदारी नहीं की उस ढंग से। तो सवाल ये नहीं है कि आपको विपक्ष की राजनीति का क्या होगा, एकता होगी, आपका प्रयोजन क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है और आपकी पहल क्या होगी। तो विपक्ष की राजनीति मजबूत नहीं होगी, मजबूत होने की उसके पास चुनौती होगी। उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं आप, तो इसमें सबको अपनी अपनी स्थिति और की गई गलतियों को समझना होगा, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जितना जल्दी हो उस पर एक साथ खड़ा होना होगा। इस पर फिर विस्तार से बात करेंगे, उसी प्रक्रिया क्या हो सकती है और जनता के रूप में, नागरिक के रूप में हम लोग क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, और काफी विस्तार से आपने पूरे घटनाक्रम को बताया भी कि इसके जो परिणाम है कितने नुकसानदायक देश की व्यवस्था के लिए, देश के राजनीतिक माहौल के लिए है, और राजनीतिक हिंसा किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, और ये इसके बहुत ही जो जहरी नफरती राजनीति है उसका दंश पूरे समाज पर, उसका बड़ा व्यापक प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और लोगों के जनजीवन पे इसका पूरा निश्चित रूप से वह भी उसको प्रभावित करता है। राजनीतिक माहौल अच्छा बना रहे, राजनीतिक विचारों में असहमति स्वाभाविक बात है, लेकिन दुश्मनी की प्रवृत्ति जो डेवलप हो रही है वह किसी भी सूरत में अच्छी नहीं की जा सकती। तो राजनीतिक दलों को, उनके बड़े नेताओं का दायित्व है कि वे राजनीतिक माहौल में शुचिता, सौहार्द की स्थापना करें, उसमें मदद करें, लोगों के बीच आपस में सौहार्द की भाव को विकसित करने में अपना संदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने इस तरह पूरे बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम है, इसके क्या इफेक्ट बटे हैं, क्या इस तरह के नुकसानदायक चीजें। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा समझ में भी आएगी, उन्हें पसंद भी आएगी, और मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन अवश्य दबाएं, से चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। साथ ही एक आग्रह और हमारा कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव भी दीजिए, क्योंकि वो सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि हमारे यूट्यूब चैनल संवाद इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दो, और साथ ही हमारे चैनल का लिंक सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।